पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था प्रियम्बल और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज भी हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने संविधान से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको इसका बहुत खास आइडिया होगा कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, और जो निर्माण हुआ तो वो एक बुक के फॉर्म में आपके सामने आए। जो पार्ट्स हैं वो एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस पूरे संविधान का चैप्टर है, और इस चैप्टर के हिसाब से सारी चीजों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप सभी का हमारे करियर नेशन के YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप लोगों को आज पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था और जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 शेड्यूल्स थे। हिंदी में कहें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें धीरे धीरे करके संशोधन होते रहे और इसमें इसके नंबर परिवर्तित होते रहे। आज आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 24 जनवरी 2020 तक अभी तक इसमें 104 बार संशोधन हो चुके हैं, जिसके बाद ये स्थिति आज बनी हुई है। जो अंतिम अमेंडमेंट है, जो अंतिम संशोधन है, जिसको 25 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया, 104वां जो संशोधन है वो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए जो आरक्षण है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में, इसे आगे भी जारी रखने के लिए ये बिल पास किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ नवीन विचार जो थे इससे संबंधित वो हम लोगों ने इसमें देखे। इससे इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान जो है 1950 से आज 2020 में कितना बदल गया है। इस तरीके से ये जो बदलाव है वो टोटल 104 चेंजेस के बाद हुए हैं। तो इसे आप देख के इसको रट सकते हैं। ये आपका 22 भाग जो पहले था, 8 अनुसूचियां जो पहले थी, और 395 जो पहले के आर्टिकल्स थे। आज ये 448, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। एक एक कर अगर हम इन सारे पार्ट्स को देखें, इसमें सबसे शुरुआत जो है वो है देश के विस्तार के बारे में बताया गया है कि आपका जो देश है ये कितने बड़े क्षेत्रों में है, किन किन क्षेत्रों में है, और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी जानकारी आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब पार्ट 1 में, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, इसमें बताया गया है। उसके बाद सिटीजनशिप, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस साल के लिए भी, क्योंकि CAA को लेकर के बहुत ज़्यादा मार्केट में बातें चल रही थी, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्वेश्चंस के हिसाब से, वो चाहे SSC के लिए हो या किसी भी एग्जाम में जहाँ GS से सवाल आते हैं, तो उसमें सिटीजनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आर्टिकल्स 5 to 11 हैं। इसके बाद नंबर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही जरूरी आपके नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक मसला है, क्योंकि इसके बगैर के किसी भी संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक हैं। इसकी हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कौन कौन सा आर्टिकल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल जो 32 है, इस पर भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 32 जो कि रेमेडीज है, जो कि आपके इन अधिकारों की हनन होने की स्थिति में उसे प्रवर्तित कराने का उपाय है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जहां फंडामेंटल राइट्स में राज्य को इस बात के लिए निषेध होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं
यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में राज्यों को ऐसा करने के लिए कहा जाता है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो राज्यों को करने के लिए कहा गया है कि आपको ऐसा करना है। जबकि फंडामेंटल राइट्स निषेधात्मक है राज्य के हिसाब से। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों के लिए हैं और वैसा राज्य नहीं कर सकते या उसको कम नहीं कर सकते। तो ये है 36 to 51 आर्टिकल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी इम्पोर्टेंट है अब, जो कि बाद में जोड़ा गया था 51A के रूप में। ठीक है, अभी 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको भी हम लोग एक बार अलग से समझेंगे। उसके बाद नंबर आता है यूनियन गवर्नमेंट का, संघीय जो आपकी जो सरकार है जिसको आप बोलते हैं केंद्र की सरकार, तो उसका नंबर आता है। इसमें 52 से 151 तक का मसला है। इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एग्जीक्यूटिव, कौन एग्जीक्यूटिव है? तो एग्जीक्यूटिव को जो भी काम करता है हम लोगों ने पहले समझा था, आपका गवर्नमेंट, ये जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव होता है। तो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को अगर आप मिला दें तो ये सारा काम इसके द्वारा ही चलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई नियम बनाती है, तो उसको प्रेसिडेंट से पास कराना जरूरी होता है। तो सारे निर्णय जो है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट में आपके प्रधानमंत्री हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं और ये आपका प्रेसिडेंट, ये मिलकर के इसके साथ एग्जीक्यूटिव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपका डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या कहें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात लिखी हुई है। पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट बनता है कैसे? आपका प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा। तो इसके बारे में आपको चर्चा यहाँ पे 79 to 122 के बीच में यहाँ पे की हुई है। इसी सेक्शन में, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्शन में ही तीसरा पार्ट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का है। ये बिल्कुल अलग किया हुआ है कि आखिर जब पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो किस प्रकार से इस चीज को करेगा, मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो उसके क्या पावर्स होंगे, उसकी व्याख्या 123 में की गई है। मतलब इसमें वीटो का भी वर्णन है, किस प्रकार से वो किसी जो विधेयक है उसको वापस कर सकता है। तो ये सारे पावर्स उसके पास यहाँ पे डिफाइंड है लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में। जो इसी में अगला पार्ट है 4th चैप्टर के रूप में, वह है द यूनियन जुडिशियरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे लिखी गई है। मतलब तीनों ही यूनियन गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, मुख्य पार्ट्स हैं, वो आपको यहीं पे दिख जाएंगे। ये आपका द एग्जीक्यूटिव, ये आपका लेजिस्लेटिव, ये आपका जुडिशियरी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके देश में व्यवस्था है जो ऑडिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसी भी सरकारी संस्था का ऑडिट कर सकता है, अपनी रिपोर्ट दे सकता है, या अगर जरूरत पड़ने पर अगर कोई प्राइवेट संस्था भी इस बात के लिए गुजारिश करती है कि उसकी ऑडिट की जाए, तो वो भी ऑडिट वो करती है। तो ये हो गए आपके 5 पार्ट्स। छठा पार्ट में देखेंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। स्टेट्स में गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगी, इसकी चर्चा 152 से लेकर के 237 आर्टिकल के बीच में है। तो इसमें भी चैप्टर 2 जो है कि एग्जीक्यूटिव का हो गया, मतलब आपके सीएम साहब हो गए और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर। तो किस प्रकार से लेजिस्लेटिव काम करेगी, यहाँ पे वो सिंगल कैमरल हो सकता है या बाई कैमरल हो सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि कैसे नियम कानून जो है स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक राष्ट्रपति की तरह गवर्नर्स के भी पावर्स लेजिस्लेटिव में क्या रहेंगे वो भी डिफाइन किया हुआ है 213 में। हाई कोर्ट, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने केंद्र में समझा था सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अलग व्यवस्था हाई कोर्ट के लिए, चैप्टर 5 214 to 232 के अंदर में। और हाई कोर्ट्स के अंदर में कई सारे और कोर्ट्स हो चुके। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से तो डायरेक्टली उनका कोई मतलब होता नहीं है, तो वो हाई कोर्ट से मतलब रखते हैं। यहाँ पे इसके लिए अलग व्यवस्था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की गई है। मतलब जो आपका जिला न्यायालय है या
सेशन कोर्ट जिसको आप कहते हैं, तो वो सारे कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रूप में होते हैं, हाई कोर्ट्स। ये हो गए केंद्र और राज्य। तीसरा महत्वपूर्ण जो अभी व्यवस्था है आपके देश के अंदर वो यूनियन टेरिटरी का, यूटीज का। तो यूटीज अभी कितने हो गए टोटल? 9। 7 पहले थे। अभी जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ तो उसमें 2 यूनियन टेरिटरी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से अभी आपके पास यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 9 है। 239 टू 242 इसके लिए स्पेशल आर्टिकल्स हैं। पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पंचायत पहले जो था वो अलग अलग डिवाइडेड नहीं था, अभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 243 से का जो पार्ट है वो 243 से लेकर के 243O, मतलब 243, 243A, B, C, D इस प्रकार से O तक है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये पंचायत के लिए है, जो कि ग्राम पंचायत, विलेज लेवल जो पंचायत होते हैं उसकी बात करता है। मतलब ये रूरल की बात हो गई। इसी में अगर आप देखें 243O तक तो यहाँ था, P से लेकर के ZG तक ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है, मतलब अर्बन के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपके देश में रजिस्टर्ड की जाती हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है कि किस प्रकार से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी। उसके लिए 243ZH से लेकर के 243ZT तक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके देश में सबसे बड़ी एक व्यवस्था चलाती है। अमूल ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, आनंद डेयरी का जो व्यवस्था है, ये आनंद डेयरी क्या है? ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एक ब्रांड अपना अमूल के रूप में चलाती है। ये आपके देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आगे 10वां जो पार्ट है वो एरियाज, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं उनकी व्यवस्था करता है। 244 टू 244A के लिए। 11 जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच के संबंध को बताता है, किस प्रकार से ये दोनों काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले भी समझा था कि हमारा देश जो है वो फेडरल कुछ हद में है और कुछ हद में ये यूनिटरी है। तो जिस कंडीशन में वो फेडरल होगा उसमें स्टेट्स के पावर ज़्यादा होंगे, और जिस कंडीशन में वो यूनिटरी होगा उसमें यूनियन के पावर ज़्यादा होंगे। इसकी जो व्याख्या है वो 245 टू 263 में की हुई है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कौन कैसे कानून बनाएगा, कानून का कैसे निर्धारण करेगा, कब किसका कानून लागू रहेगा, कब किसका कानून किसके ऊपर हावी हो जाएगा, ये सारी व्यवस्था लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में किस प्रकार से आपके यहाँ जो रोजमर्रा के काम है वो चलेंगे, तो वो भी रिलेशंस, जैसे डीएम जो है वो केंद्र से नियुक्त होते हैं और काम राज्यों के अधीन करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, कैसे काम होगा, ये सारी व्यवस्था इसमें की हुई है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, वित्त जो है वो कैसे कंट्रोल होगा, कौन सा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का होगा, कौन सा हिस्सा राज्य सरकार का होगा। अगर केंद्र सरकार के पास कोई पैसा है तो उससे कितना पार्ट राज्य सरकार को मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं फाइनेंस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर 264 टू 291 के अंदर बताई हुई है। या समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं कि कब कैसे इसको बदला जाए। बोरोइंग की बात, केंद्र सरकार जो है वो बाहर के देशों से उधार लेती है, तो वो कैसे लेगी, कहाँ रखेगी, क्या करेगी, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। अगर आपके देश में कोई संस्था चल रही है तो वो किस प्रकार से काम करेगी, वो देशी संस्था है तो उसके क्या अधिकार होंगे, अगर विदेशी संस्था है तो कैसे वो काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होगा और उस मतलब को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा, कोर्ट उसको कैसे समझेगी और क्या उसमें अधिकार होंगे। ये सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो आपके चैप्टर 3 में दी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी को इसको बाद में यहाँ ऐड कर दिया गया है, पहले ये आपका फंडामेंटल राइट्स में होता था आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 जो है अब निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड है। अब इसको उठा करके वहां से 300A में डाल दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, मतलब मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये सिर्फ क्या रह गया है, ये अधिकार आज भी है लेकिन अब ये लीगल राइट है। अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, कानून के हद के अंदर ही आपसे ये
आप इसकी डिमांड कर सकते हैं, या सरकार अगर चाहे तो कानून के अंदर आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है। तो इस तरीके से इसमें बदलाव हो चुका है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो किस प्रकार से आपके देश के अंदर व्यापार होगा, ट्रेड होगा, ये सारी व्यवस्था जो है भारतीय सीमा के अंदर वो 301 से लेकर के 307 के अधीन दी गई है। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो इसमें जो भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं या राज्यों के अधीन अखिल राज्य सेवाएं हैं, तो उसका चर्चा किया हुआ है। जैसे अगर यूपीएससी की हम लोग बात करें तो ये अंडर यूनियन है, तो यूपीएससी जो व्यवस्था करती है वो भी यहाँ पे इसमें चर्चा किया गया है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अगर बिहार की बात करें तो बीपीएससी है, तो ये राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई और केंद्र में यूपीएससी हो गई। इसी प्रकार से यूपीपीएससी है उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं आपके आर्टिकल 315 और 3223 के बीच में दी हुई है। ट्रिब्यूनल्स कैसे बनेंगे, क्या उनका कार्य होगा या किसके अधीन वो काम करेंगे, तो इसकी चर्चा आपके 323 में की हुई है। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है अधिकरण या न्यायाधिकरण, किसी खास काम के लिए इसको बनाया जाता है। इलेक्शन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो 324 के से लेकर के 329 ए के अंदर किए हुए हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, किसी खास क्लास के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे, वो अभी भी मौजूद हैं, जिसको हम लोग आप देख रहे हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो इनके लिए जो विशेष व्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज, अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जो स्पेशल प्रोविजंस हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो आपके इसमें आर्टिकल 16 पार्ट 16 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 330 और 342 के बीच में। ऑफिशियल लैंग्वेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि हमारा देश विविधतापूर्ण है और इसमें कौन सा लैंग्वेज को ऑफिस में यूज किया जाए इसके लिए विशेष प्रावधान की जरूरत थी। जैसे आपके यहाँ अभी जो हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरीके से आपके यहाँ टोटल 22 भाषाएं में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर इसमें आगे हम लोग देखेंगे शेड्यूल्स के अंदर, तो शेड्यूल 8 जो है वो इससे संबंधित है। इसकी चर्चा 243 351 के बीच में है। तो संघ का क्या होगा, रीजनल लैंग्वेजेस कौन कही जाएंगी, ये सारी चर्चा इसमें की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जैसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम इंग्लिश ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ टिपिकल चीज़ें जो हैं वो हिंदी में समझनी अभी थोड़ी मुश्किल है, या कहें कि उसके ऊपर काम इस तरह से नहीं हुआ है कि वो सारी चीज़ें हम हिंदी में कर सकते हैं। स्पेशल डायरेक्टिव्स किस प्रकार से काम होगा उसके लिए 350 351 में किया हुआ है। आर्टिकल 18 में अगर हम बात करें तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पे की हुई है। 352, 356 और 360 तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर देखने हैं। 352 के अंदर आपातकालीन जो है देश के ऊपर कंप्लीट लग जाता है। 356 किसी राज्य विशेष के लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए है, और 360 ये आर्थिक इमरजेंसी प्रोविजन है। तो ये तीन चीज़ें, तीन आर्टिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बातें मिसलेनियस हैं जिसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है 361 से लेकर के 367 के बीच में। संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, ये आपका 22 नंबर भाग है। आप संविधान में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों और उससे संबंधित जो नीति है उसका वर्णन है। कुछ प्रोविजंस अस्थायी रूप से बनाई गई थी जिनका आगे चल के समापन किया जाना संभव था, तो इन प्रोविजंस को 369 से लेकर के 392 के बीच में डाला गया है। अभी 370 आप लोग जैसे जान ही रहे हैं, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये कैसा प्रोविजंस था, ये टेम्पररी प्रोविजंस था, तो इसके लिए इसको समाप्त किया जा सकता था।
शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो जो चीज़ें भी आपके संविधान में कहीं लिखी गई हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स वहाँ पे लिखे गए हैं, तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। कमेंसमेंट जो है, घोषणा जो है, वो सारे यहीं पे लिख दिए गए हैं। जो जो चीज़ें हटाई गई हैं, रिपील की गई हैं, उनका भी विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका 393 और 395 के बीच में वर्णित है। तो ये आपके जो संविधान है, इसमें टोटल 22 भाग आप काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये लग रहा है 22 भाग ही है, लेकिन जैसा कि हमने बताया पहले कि ये 22 ना होकर के एक्चुअल में कितने हैं, 25 हैं। तो जितने भी आपने अगर आप जोड़ें तो जैसे ए बी ऐसे करके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ये पार्ट्स को भी काउंट करने से ये टोटल कितना हो जाएगा, 25। तो आज के डेट में आपके टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 25 हैं। जब ये लागू हुए थे तब ये 22 ही थे। इनको आगे नंबर्स के रूप में नहीं बढ़ाया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसको जहाँ रखने की ज़रूरत थी उसके लिए वहाँ एक नया स्थान बनाया गया, नहीं तो ये सारे नंबर्स गड़बड़ हो जाते। तो उसको नंबर्स को ना चेंज हो इसके लिए क्या किया गया कि एक नया स्थान क्रिएट किया गया। जैसे अगर हम बात करें एक नया स्थान मौलिक कर्तव्य है, तो 51 और 52 के बीच में तो कोई स्थान था नहीं, तो क्या किया गया, 51A बना दिया गया। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो इस प्रकार से काउंटिंग जो है वो लास्ट में आपको 22 ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये टोटल कितने हैं, 25 हो